हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस गांव में 20 बार आ लिया, 16 रिश्तेदारी है जी। गोड्डा निर्माण भी कौन आया, विकास कर दोगा जी। अब इससे बड़ी समस्या तो विशंबर वाल्मीकि से हल्का खातर जी, जो कि 10 साल हो गए कुंभकर्णी नींद सुत्या पड़ा जनती जागदाई को नहीं दिन रात। कांग्रेस के इनमें से मजबूत उम्मीदवार कौन है? मजबूत उम्मीदवार मार्शद विरोतेरा है, रामकिशन फौजी का कोई जनाधार नहीं है। बुआनीखेड़ा की जनता ही चाहती बुआनीखेड़ा शहर में टिकट मिले और शहर का स्थानीय विधायक हो। रामकिशन फौजी हल्का बुआनीखेड़ा और 10 साल में विकास वो करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता। क्या बात, एक दिन में 28 पत्थर। पूरे शहर की एक ही आवाज है, शहर का कैंडिडेट हो किसी भी राजनीतिक दल का हो। कांग्रेस में आपको मजबूत कौन लगता है इन नामों में से? मजबूत कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपको मजबूत कौन लगता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? दूसरे के कैसे मजबूत बता सकते हैं जी, कैसे मजबूत बता सकते हैं जी? आपको कौन मजबूत लगता है? कांग्रेस में कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो हल्के की सूझबूझ रखता हो। सतबीर मास्टर पर का अब तक ऐसा कैंडिडेट ना आया ना आवे। रामकृष्ण फौजी ने क्या करे, ITI भी मारी जाके जमालपुर जंगल में घेर दी। 4.5 साल तक ये लोग सरकार में सीरी थे। अगर बांट लिया होगा तो ये बोल रहे हैं ना, 6 पेमेंट विकास की 6 पेमेंट हो रही, 6 पेमेंट रातों रात 1.5 करोड़ रुपया की पेमेंट। पूछ लेते ये बात भी पूछ लेते। बुआनीखेड़ा के विधायक न बोला MC कितनी बार जो बिके कितनी बार करे, इन जर्मनी कितने में खरीदी। पीपल का नीचे बैठा है, नेम धर्म तक है, मेंबर पीछे लिए को लिए हम पूछ लेंगे, हम तमाम लोगों से पूछ लेंगे। वाल्मीकि के जीजाजी ने फिर ये हमारे पड़ोस में बैठे हैं, इन पे पैसे लिए गए, सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ और पार्षदों को धक्के मार के बाहर निकाल गया है। पीपल के नीचे अभी आप चिल्ला के कर रहे हो कि पीपल के नीचे, आप भी पीपल के नीचे बैठे हैं, ईमानदारी से नौकरी दी है आपने। मैं कैसे बता दूं खरग गांव में। नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे बुआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की। आज हम आपको बताएंगे कि यहां से टिकट के दावेदार कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, कौन कौन से बड़े नेता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से कौन सा सबसे मजबूत चेहरा है। और तमाम ये लोग आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं, ये तमाम जो लोग आप मेरे साथ अभी देख पा रहे हैं, ये तमाम लोग बुआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनकी जुबानी भी हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार बुआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता अब की बार किसको सिर आंखों पर बैठाना चाहती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां पर क्या कुछ रहा था और इसके अलावा 2014 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में किसने किसको मात दी थी और 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम यहां पर क्या कुछ रहेगा। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी भी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा जी। सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम की। तो यहां से बीजेपी की तरफ से विशंबर वाल्मीकि ने चुनाव लड़ा था, 52,387 वोट उनको मिले थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे स्थान की, तो विशंबर वाल्मीकि ने कांग्रेस के रामकिशन फौजी को 10,897 वोटों से हराया था। रामकिशन फौजी को 41,492 वोट मिले थे। वहीं अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो जेजेपी की तरफ से राम सिंह वैद थे, जिनको 22,934 वोट मिले थे। बीएसपी की तरफ से बनारसी दास ने चुनाव लड़ा था, उनको 3,499 वोट मिले थे। और वहीं आईएनएलडी की बात करें तो आईएनएलडी पार्टी की तरफ से धर्म देवी ने चुनाव लड़ा था और धर्म देवी को मात्र 997 वोट मिले थे। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा पीछे की बात करें, थोड़ा सा पीछे क्या हुआ था 2014 के विधानसभा चुनाव में, तो 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विशंबर सिंह वाल्मीकि ने आईएनएलडी के दया भुटाना को 2,559 वोटों से हराया था। जबकि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए रहे, जी हाँ, उस समय 2014 में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे रामकिशन फौजी, वो तीसरे स्थान पे रहे थे। और वही थोड़ा सा और अगर पीछे आपको ले चलें तो 2019 के चुनाव की अगर हम की बात करें तो 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामकिशन फौजी ने आईएनएलडी के आजाद सिंह को 6,273 वोटों से हराया था। वहीं अगर हम बात करें
2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम की, क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम के ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। आखिरकार यहां पे क्या कुछ रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो हम आपको बता दें मात्र 282 वोटों से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। 2 बार लगातार बीजेपी की तरफ से विशंबर वाल्मीकि यहां से विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती है मात्र 282 वोटों से। वहीं अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो बुआनीखेड़ा विधानसभा के जो जातीय समीकरण है वो अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बात करें तो इनकी कुल आबादी 59,000 के करीब है। ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो 2,01,000 के करीब यहाँ पे मतदाता है। वहीं शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 20,000 की आबादी यहाँ पे। राजपूत वोट यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजपूतों की जो वोट है वो करीब 40,000 के आसपास है। जाट समुदाय की अगर हम बात करें तो जाट मतदाताओं के भी 40,000 के करीब वोट हैं। वहीं अगर हम चमार मतदाताओं की बात करें तो 38,000 के करीब वोट है। और वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें तो करीब 8,000 के करीब मतदाता हैं। कुल बुआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की बात करें तो 2,21,000 के करीब यहाँ के कुल मतदाता है। और इस विधानसभा क्षेत्र की अगर खास बातों का जिक्र करें तो जब तक जगन्नाथ व अमर सिंह जी जीवित रहे बारी बारी से वो दोनों ही विधायक बनते रहे। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल के प्रभाव का ये बुआनीखेड़ा इलाका है रहा है। और रामकिशन फौजी पहली बार HVP से यहाँ से विधायक बने थे और यहाँ से बाहरी विधायकों का ज्यादा दबदबा रहता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, BSP की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन से बड़े चेहरे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट की तो प्रदीप कुमार जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विधानसभा क्षेत्र बुआनीखेड़ा को सर आप किस प्रकार से देखते हैं। देखिए अजय जी, बुआनीखेड़ा लगभग ग्रामीण इलाका है जी। बुआनीखेड़ा बेशक शहर हो लेकिन इसको हम शहर में नहीं गिनती कर सकते। लगभग ये ग्रामीण परिवेश का इलाका है। और आप ये देखिए कि 1967 में जब हरियाणा बनने के बाद पहला चुनाव हुआ तब से लेके वर्ष 2000 तक यहाँ की राजनीति जगन्नाथ जी और अमर सिंह जी के इर्द गिर्द घूमती रही है। और एक बड़ी सुखद बात है कि उसके बाद जैसे जैसे लोगों में एक राजनीतिक तौर पर जागृति आई है, उसके बाद यहाँ से रामकिशन फौजी हों या विशंबर वाल्मीकि हों, लोकल लोग यहाँ के राजनीति में आने शुरू हुए। और अब तो खैर बहुत सारे स्थानीय लोगों की भागीदारी है, क्योंकि ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि जगन्नाथ जी और अमर सिंह जी दोनों ही इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर के लोग थे। और ये एक बड़ी सुखद बात है कि अब लोगों में जागृति आई है और इस इलाके के लोग अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जागरूक हुए। जी बिल्कुल, बुआनीखेड़ा के लोगों को अब समझ में आ गया है कि बाहरी लोगों को हम राजनीति नहीं करने देंगे। यहाँ के स्थानीय लोग ही अब यहाँ की राजनीति करेंगे, जनता के मुद्दों को समझेंगे। वहीं अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों की तो टिकट के दावेदारों पे चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे तमाम लोगों की जुबानी हम जानना चाहेंगे कि बुआनीखेड़ा की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है। बुआनीखेड़ा की सबसे समस्या है तो नहरी पानी की जी, बिजली की जी, और रोड तो खैर बनी रहा है जी। आपको क्या लगता है समस्या? देखो, अगर हम बुआनीखेड़ा शहर की बात, प्रॉपर शहर की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है बिजली पानी जी, वो बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे कि अपने बाबूजी ने बताया है नहरी पानी चाहे वो 14 के बाद बीजेपी की जो सरकार बनी है उसमें पूरे महीने में मुश्किल से 7 दिन जी, मुश्किल से 7। आपको क्या समस्या लगती है? बुआनीखेड़ा में समस्याएं तो बहुत हैं वैसे, बाकी नहरी पानी और पीने के पानी की जो सीवर व्यवस्था है वो ठप पड़ी है। और जो ITI है बुआनीखेड़ा से, वो ITI को उठा के लेके चले गए। बुआनीखेड़ा में एक ITI जो होती थी उसको भी वो कर दिया। अब बुआनीखेड़ा में और भी बहुत सारी समस्याएं लिंक। जी, आपको क्या समस्या लगती है? फटाफट। मेन समस्या बुआनी के सीवर और पानी की है जी, वो उसका समाधान सरकार कर रही है जी। आपको क्या समस्या लगती है? बस वो पेयजल संकट है, वो कृषि के हिसाब से भी
और नागरिकों के हिसाब जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जो पीने के पानी और जो सुंदर ब्रांच के पानी की जो है वो व्यवस्था है जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने का प्रयास करेगी जी। और उसके अंदर जो पानी का जो पीछे से जो लेवल है जी, वो थोड़ा कमजोर है। जी, आपको क्या समस्या लगती है? सही मायने में भवानी खेड़ा में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। सबसे पहला है कि ये उपमंडल बनना था और वो आज तक नहीं बना है। बीजेपी सिर्फ कोराई घोषणाएं करती है। और आप मेरे पीछे देखिए, इसे 3.5 करोड़ की झील ऐसी होती है क्या? और मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ ना तो कोई सिटी पार्क है, ना ही कोई स्टेडियम है, और सबसे पुराना तहसील होने के बावजूद भी ये उपमंडल बनने का हकदार है। जी बिल्कुल, उपमंडल। जी, आपको क्या लगता है समस्या? भवानी खेड़ा में बहुत समस्याएं हैं और हमारा जो भवानी खेड़ा कस्बा है ये आज एक बदबू का घर बना हुआ है। पूरे भवानी खेड़ा में शिविर है, ठप पड़े हैं और आप किसी भी गली में। जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई और समस्या आपको लगता है? पानी की समस्या है जी। जी, पानी की समस्या। आपको क्या लगता है बाबूजी? पानी की, लाइट की, सफाई की, पानी की बहुत बड़ी समस्या। जी बाबूजी, क्या लगता है आपको समस्या? स्कूल में मास्टर नहीं जी, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं जी, सफाई की, पानी की आप लोगों को बता दिए इन भाइयों ने, बाकियों ने जितने बैठे हैं। आप इन्हीं से पूछ लो कि क्या चीज ये पूरी है या नहीं है। अभी बुटाना साहब करे थे ना, क्या नाम जो अभी करेंगे, अभी टाइम ही नहीं रहा, करेंगे कहाँ से? जी बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों की जुबानी हमने आपको सुनवाया है कि यहाँ पे क्या कुछ समस्या, और भी लोग हैं इनकी जुबानी भी हम जानने की कोशिश करें। वैसे आपको क्या समस्या लगता है भवानी खेड़े में? भवानी खेड़ा में जो भी विकास करा है जी, आज तक जो भी विकास भवानी खेड़ा में किया गया है वो कांग्रेस का टाइम और चौधरी बंसीलाल और रामकिशन फौजी ने कराया है। कोई भी काम नहीं करा। 3.5 महीने हो गए। 36 बिरादरी का काम है। अगर पानी की बूंद सप्लाई की आई हो तो बता लो। कौन से गाँव में? प्रॉपर भवानी शहर में। वर्तमान विधायक ध्यान नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया। जी जी, भवानी खेड़ा में सबसे जरूरी वो बच्चों के लिए एजुकेशन है जी। स्कूलों पे बिल्कुल बीजेपी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ मास्टर नहीं है उनकी व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। और वैसे नॉर्मल तो बहुत सारी समस्या है जी, बहुत सारी समस्याएं हैं विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन अगर हम बात करें जनता की, तो जनता यही कहती हुई नजर आ रही है कि ये तमाम समस्याएं समाधान आखिर कब होंगी, इनका समाधान कौन करेगा? तो अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इसका समाधान करेंगे, यानी कि टिकट के दावेदार बहुत ज्यादा यहाँ पे अलग अलग पार्टियों में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बीजेपी की तरफ से। जी हाँ, भिवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार कौन कौन से चेहरे हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे विशंबर वाल्मीकि की। जी हाँ, विशंबर वाल्मीकि यहाँ से टिकट के दावेदार है, वर्तमान विधायक है, मंत्री हैं और साथ ही साथ टिकट के प्रबल दावेदारों में सबसे ज्यादा ऊपर है नाम उनका और प्रबल शुमार हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मनमोहन भूटाना की, मनमोहन भूटाना भी यहाँ से टिकट के दावेदार, पहले इनोले में थे, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं 2014 में। और उसके बाद प्रदीप राणा टिकट के दावेदार है, युवा सचिव युवा मोर्चा से। रोहतास चौहान जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा के रहे हैं, ये भी टिकट के दावेदार। तमाम लोगों की जुबानी हम जान लेते हैं। प्रदीप जी, बहुत सारे नाम आए। जी हाँ अजय जी, बिल्कुल, क्योंकि विशंबर जी यहाँ से वर्तमान में विधायक है, मंत्री भी हैं, उस नाते से उनकी स्वाभाविक दावेदारी है और सबसे मजबूत दावेदारी भी है। परंतु क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यहाँ से भी और हरियाणा में आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में गई हैं, तो बहुत सारे लोगों की भारतीय जनता पार्टी शायद टिकट काटे। जी बिल्कुल, शायद टिकट काट सकते हैं, लेकिन लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें, धर्मवीर दहिया भी टिकट के दावेदार है, रिटायर्ड बैंक मैनेजर है। आजाद सिंह धानक भी टिकट के दावेदार, किरण चौधरी के समर्थक रहे हैं। नंदराम धानिया भी टिकट के दावेदार, बीजेपी की तरफ से पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं 2 बार के बीजेपी से। और वहीं सतीश बरसी भी वर्तमान सरपंच है, ये भी टिकट के दावेदार है। इसके अलावा अगर हम बात करें जितेंद्र नाथ हालांकि आईएनएलडी में थे, लेकिन इन दिनों कहीं ना कहीं अंदर खाते ट्राई कर रहे हैं, पूर्व मंत्री जगन्नाथ के बेटे हैं, इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इनको बीजेपी की टिकट मिले। ये तमाम नाम बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों में हैं। तमाम लोगों की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके अलावा भी कोई ऐसा नाम छूट गया है जो टिकट के दावेदारों में शामिल है, और इनमें से बीजेपी की तरफ से कौन सा मजबूत चेहरा जनता को लगता है। इन्हीं लोगों की जुबानी हम जानने की कोशिश करें। जी, कौन सा चेहरा लगता है मजबूत? बीजेपी की तरफ से? जी, बीजेपी की तरफ से तो अगर बाजी मार सकते हो तो मनमोहन भूटाना मार सकते हैं। मनमोहन भूटाना, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? देखिए, मैं एक युवा होने के नाते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, पार्टी भले कोई भी हो जी,
लीडरशिप जो वो शहर की होनी चाहिए जी, लीडरशिप शहर की होनी चाहिए जी। बिल्कुल जी, अभी पूरे शहर की मांग है, लीडरशिप शहर की होनी लीडरशिप शहर की होनी चाहिए। मैं शहर का चेयरमैन होने के नाते खुद दावेदारी करता हूँ बवानीखेड़ा शहर की तरफ से। जी, आप भी टिकट के दावेदार हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं दावेदार नहीं हूँ जी, नहीं, इनमें से कौन बड़ा जी? ऐसा है, आप लोगों ने बताया कि इनका, मैं जेजेपी से बिलोंग करता हूँ और जो साथियों की आवाज है, जो सही विकास करवा सकता है, चौधरी देवीलाल का परिवार करवा सकता है। पीछे 10-15 साल कांग्रेस ने किया है, उन्होंने शेलू कांड किया है। जी बिल्कुल, इनमें से बीजेपी के जो नाम हमने बताया, इनमें से कोई बड़ा नाम आपको लगता हो जो मजबूत रह सकता है विधानसभा चुनाव में? आपने पहले ही बता दिया, बिशंबर वाल्मीकि दावेदार है, लेकिन उसकी दावेदारी ही खत्म हो जाएगी तो करेगा क्यों? जी बिल्कुल, दावेदारी ही तमाम जो लोग हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आईएनएलडी की, तो आईएनएलडी की तरफ से जो टिकट के दावेदार हैं संजय तिगड़ाना, पूर्व जिला पार्षद रहे हैं, ये टिकट के दावेदार आईएनएलडी की तरफ से। और वहीं जेजेपी की अगर हम बात करें तो जेजेपी की तरफ से कपूर सिंह वाल्मीकि टिकट के दावेदार हैं, जिला पदाधिकारी रहे हैं एससी मोर्चा के। गुड्डी लांग्यान टिकट की दावेदार है, खरक गांव से है, पूर्व जिला प्रदेश सचिव है। और बलवंत औरंगनगर, जी हाँ, बलवंत औरंगनगर भी टिकट के दावेदार हैं, टपरीवा सेल के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। और वहीं रामेश्वर चांग भी टिकट के दावेदार हैं, जेजेपी पार्टी की तरफ से पूर्व जिला पार्षद व सरपंच रहे। ये तमाम नाम इनेलो की तरफ से और जेजेपी की तरफ से। एक बार इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो चेहरा है, कौन सा नाम है वो मजबूत दावेदारों में आ सकता है। जी, इनमें से कौन हो सकता है? सर, इनमें से मजबूत दावेदार कोई नहीं है अब की कोई नहीं है। जी, आपको क्या लगता है बीजेपी इनेलो जेजेपी में से? देखिए, जो आपने जेजेपी की लिस्ट बताई है उसमें शायद आप एक नाम भूल चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको अगर कोई और मजबूत लगता है तो नाम बताइए। उसमें एक नाम है जो कि हमारी पूरे शहर की एक आवाज़ है कि भी शहर का कैंडिडेट होना चाहिए। उसमें शहर के कैंडिडेटों में कपूर वाल्मीकि के साथ हमारे बड़े भाई साहब संजय कारखल भी है। जी, संजय कारखल भी टिकट के दावेदार हैं। जी, शहर का कोई भी होना चाहिए। बीजेपी अगर हम जेजेपी की बात करें इनेलो की तरफ, आपका तो गठबंधन रहा है जेजेपी के साथ। गठबंधन में ये जितना तक ठीक था, सारा कुछ बढ़िया था, गठबंधन टूट गया तो ये मजाक उड़ावे। जी, क्या लगता है कौन मजबूत? सारे मजबूत हम, वोटे कौन बचे जेजेपी के? जी, देखिए तमाम लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें ज्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं लगता है। जी, मास्टर सतबीर रहते रहूं। जी 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 जी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़ी लंबी फहरिस्त है। और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं, कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रामकिशन फौजी की, रामकिशन फौजी यहाँ से टिकट के प्रबल दावेदार हैं, पूर्व सीपीएस रहे हैं, वह 3 बार के विधायक रहे हैं। निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप से आते हैं और टिकट के प्रबल दावेदारों में उनका नाम शामिल है। वहीं अगर हम उसके बाद अगले नाम की बात करें तो मास्टर सतबीर रतेरा, जो कि कमाल की बात है कि हमारे बिंदास हरियाणा के इस कार्यक्रम में मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें अगर हम अगले नाम की बात करें तो मनीराम सरोहा, मनीराम सरोहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार, पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में है। वहीं उसके बाद अगर हम अगले नाम की बात करें तो विनोद भूषण दहिया, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, पूर्व विधायक गणपत राय के बेटे हैं, ये भी टिकट के दावेदार है। महेंद्र सिंह ओड, पूर्व प्रत्याशी अजका 2014 में रहे, वो भी टिकट के दावेदार हैं। रेणु बाला, पूर्व जिला पार्षद, पहले शिलजा गुट से थी, अब हुड्डा गुट में है, ये भी टिकट की प्रबल दावेदार हैं। वहीं एडवोकेट दिनेश सारचर भी टिकट के दावेदार है। इनके पिताजी पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन थे, हुड्डा के नजदीकी थे, अब शैलजा गुट में है। और वहीं रघुवीर रंगा भी टिकट के प्रबल दावेदार, 4 बार के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, शैलजा गुट से आते हैं। और नमन धानक भी टिकट के प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अमर सिंह धानक के पोते हैं। और वहीं डॉक्टर सुखबीर सिंह, इनकी धर्मपत्नी शीला वर्तमान जिला पार्षद है, ये भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं। तमाम लोगों के नाम हमने बताए हैं। अगर ये बवानीखेड़ा की जनता यहाँ पे मौजूद है, मतदाता यहाँ पे मौजूद है, इन नामों के अलावा अगर आपको कोई और नाम मजबूत लगता है या फिर इन्हीं में से कौन सबसे मजबूत उम्मीदवार है? अब से बड़ी समस्या तो भी संबर वाल्मीकि से हल्का खातर जी, जो कि 10 साल हो गए कुंभकर्णी नींद सुत्या पड़ा जनती जागदाई को नहीं दिन रात। जी हाँ, वैसे कि एक जगह रात न 12 बजे 1 बजे अपना कि खाना पीना मसाला करे से और ले जैसे उडारी हल्का की याद नहीं करी इसने। जी जी जी, इस मोदी की हवा में और इस बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया। जी जी, और हल्का ही खाट दी खड़ी करे। जी, इस बात अभी जो उम्मीदवार हमने बताए हैं आपको, इनमें से कौन मजबूत आपको लगता है?
उम्मीदवार रामकिशन फौजी कांग्रेस पार्टी। रामकिशन फौजी ने विकास कराया, रामकिशन फौजी ने कॉलेज बनाया जी। यो प्रस्ताव पास ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, उसका दौरा शहर लेके गया था जी। उसने एक बात कही थी, बोला 18 किलोमीटर हासिर 18 किलोमीटर बहनी कॉलेज बिल्कुल कॉलेज बना था, तमाम कॉलेज मंजूर नहीं होगा, कॉलेज मंजूर होया जी। डिग्गी पानी की जी, शहर में सीवर जी, सारा जो विकास हुआ है, एक ईंट भी लगी उस पर रामकिशन फौजी। इसमें भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किसने विकास करवाया जी, क्या लगता है कांग्रेस के इनमें से मजबूत उम्मीदवार कौन है? मजबूत उम्मीदवार मार्शद बिरोतेरा है। रामकिशन फौजी का कोई जनाधार नहीं है जी, बहुत ज्यादा विरोध है कहीं आसपास जी। आपको क्या लगता है कौन मजबूत उम्मीदवार? हमारे शहर में बुआनी खेड़ा की जनता ये चाहती है बुआनी खेड़ा शहर में टिकट मिले और शहर का स्थानीय विधायक हो, हमारी यही इच्छा है। और आज आप यहाँ बैठे हैं झील के ऊपर, इस झील का निर्माण कार्य में 2,98,00,000 रुपए खर्च हुए थे, जो 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए आप खुद इस झील के ऊपर घुमा के अपना कैमरा देख सकते हो, कहाँ 3 करोड़ रुपए लगे हैं। आप बिल्कुल देखिए, ये वो झील है जहाँ पे दावे किए जा रहे हैं और ये भाई कुछ दिखाना चाह रहा है ऑन रिकॉर्ड, ये सबूत दिखा रहा है कि 3 करोड़ रुपए से ये झील का जीर्णोद्धार किया गया, ये झील बनाई गई। लेकिन कमाल की बात है, झील नाम की यहाँ पे झील है, लगता है शायद विकास जो है बुआनी खेड़े का वो पानी में डूब गया है। तमाम लोगों की जुबानी भी हम जाने की कोशिश करें। जी, क्या लगता है कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार? रामकिशन फौजी। रामकिशन फौजी। रामकिशन फौजी। रामकिशन फौजी। जी, तमाम लोगों की जुबानी और भी लोगों के पास हम आएंगे कि जी कौन सा उम्मीदवार लगता है कांग्रेस की तरफ से? जी, कांग्रेस मास्टर सतबीर सिंह रतेरा। मास्टर सतबीर सिंह जी। एक ही नारा एक ही नाम, मास्टर सतबीर रतेरा जिसका नाम जी। रामकिशन फौजी हल्का बुआनी खेड़ा और 10 साल में विकास वो करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता। क्या बात, एक दिन में 28 पत्थर प्रधानमंत्री पे दरवा दे। प्रधानमंत्री तो लेटरिंगा के पत्थर का उद्घाटन करता है, हमने कॉलेज का कराया, का कराया, जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कौन मजबूत? यूनिवर्सिटी का कराया, हर गांव में ट्रेन काटी जो गांव नीचे पड़े थे। बिल्कुल भाई साहब, आपको क्या लगता है? रामकिशन फौजी। रामकिशन फौजी, आपको क्या लगता है? देखिए भाई साहब, जो ये बार बार बातें हो रही है ना, उसमें हमने पिछले 3 योजना मजबूत चेहरा कौन है? मैं वही बातें बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे। पिछले 3 योजना हमने जो है रामकिशन फौजी को दी, वो उस सिरे का जी, ठीक है। ये 2 योजना हमने इस सिरे के विधायक को दिए। शहर की देख रेख करने वाला कोई नहीं है, हमारी सिर्फ पूरे शहर की एक ही आवाज है, शहर का कैंडिडेट हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, अब की बार बुआनी खेड़ा की विधानसभा जी, ताकि हम जो है अपने शहर का विधायक होगा ना, तो हम अपने शहर के विधायक से जी बिल्कुल आप समाधान करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन? शहर का कोई भी। शहर का कोई भी। जी, आपको क्या लगता है? देखो जी, मैं तो सबसे बीजेपी का कोई भी आओ मैं उसके साथ हूँ। बीजेपी का। कांग्रेस में आपको मजबूत कौन लगता है इन नामों में से? मजबूत कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपको मजबूत कौन लगता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? दूसरे के कैसे मजबूत बता सकते हैं? जी, कैसे मजबूत बता सकते हैं? जी, आपको कौन मजबूत लगता है? कांग्रेस में कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो हल्के की सूझबूझ रखता हो, सब हवा हवाई है। जी, हवा हवाई। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है? मजबूत तो जी मास्टर सतबीर रतेरा बहुत। आप इनके पास में बैठे हैं इसलिए इनकी। हाँ जी, सतबीर मास्टर पर का अब तक ऐसा कैंडिडेट ना आया ना आवे। जी बिल्कुल। इसका नहीं, रामपाल फौजी जिसके बारे में बोल रहे हैं कि बहुत सारे विकास के काम करवाए हैं और इन्होंने अभी तक तो काम करवाया भी नहीं, तो आप उनको अपने जेब से करवा जी। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। क्या क्या करवा दिया इन्होंने? मैं कितने काम गिनावा, काम पूरे भी को नहीं हो, मतलब इतने काम कराए हैं। जी, आपको क्या लगता है? हाँ जी, मास्टर सतबीर रतेरा। जी, आपको क्या लगता है? मैंने नो लगा है जी। जब ये बोल रहे ना रामकिशन फौजी, अगर रामकिशन फौजी इतना लायक होता, इतना उसमें कार्य अच्छे काम करता तो 2 बार नहीं हारता। इसी वजह से जो है क्या नाम अभी मास्टर सतबीर रतेरा का बात यह है, रामकृष्ण फौजी ने क्या करे, ITI भी मारी जाके जमालपुर जंगल में घेर दी। जी हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन मजबूत है? बीजेपी को फायदा हुआ और बीजेपी का शहर स्थानीय भाई मनमोहन भुटाना होगा। जी, इसका मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो ये फूट में खत्म हो जाएंगे। जी देखिए, तमाम जो लोग हैं उनकी जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं कि आखिरकार अब की बार बुआनी खेड़ा की विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। जी बिल्कुल, एक बार सुनते रहिए आप एक बार सुनते रहिए। और भी कुछ लोग पीछे बैठे हैं यहाँ, उनकी जुबानी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बस अब की बार बुआनी खेड़ा विधानसभा से सबसे कौन मजबूत है? रामकिशन फौजी। रामकिशन फौजी। रामकिशन फौजी। जी, रामकिशन फौजी। रामकिशन, क्या लगता है? मास्टर सतबीर रतेरा। मास्टर सतबीर रतेरा, क्या लगता है? खेड़ा स्थानीय विधायक चाहिए। स्थानीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय विधायक। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का। भाई साहब, मेरा यो कहना है, जैसे आपके पॉलिटिकल वो थे ना एक्सपर्ट जी, उन्होंने एक शब्द कहा था
ये ग्रामीण अंचल है जी, और शहर होने के बावजूद आज इसको ग्रामीण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि हमने यहाँ का कोई भी नेता नहीं चुना, लोकल शहर का नहीं चुना, वो चाहते हैं आप जी। सतबीर रतेरा। सतबीर रतेरा, देखिए हालांकि लगता है कि शायद लोग कुछ डरे हुए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में कोई कैंडिडेट खुद मौजूद ना हो, लेकिन हमें नहीं पता था कि सतबीर रतेरा, लगता है कि शायद सतबीर रतेरा से लोग डर रहे हैं, इसलिए इनका नाम लिया जा रहा है जी। ये क्या विकास कार्य नहीं हुआ जी, मेरे मात्र 1 साल का कार्यकाल था, उसके दौरान जी रेलवे रोड जी, रेलवे रोड के बाद जी, तोसाम रोड से लेकर हनुमान डांड तक कोई भी रास्ता नहीं था जी, वो मैंने बनवाया, ये मैंने बनवाया जी। साथ में बीच वाला मेन रोड जी, जो डिवाइडर जो कि 1 साल कार्यकाल है मेरे कार्यकाल में बनाया है, उसके बाद 7.5 करोड़ के दीन उपाध्याय के टेंडर लग गए, उसमें 4 करोड़ के काम हो चुके हैं जी, मतलब 1 साल के दौरान। और दूसरी बात 3.5 करोड़ के टेंडर जो कि BNS ने जी, मतलब आप कहते हैं कि करोड़ों के काम हुए हैं, लोगों की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे, जनता बताएगी कि काम हुए हैं। बीजेपी ने काम करवाए हैं? बीजेपी ने कोई काम नहीं करवाया। बीजेपी ने कितने काम? बीजेपी ने कोई काम को नहीं करवाया। ये करोड़ों के गिनवा रहे हैं आप? ये बकवास कर रहे हैं नहीं, अच्छा मतलब ये बकवास कर रहे हैं। मेरी बात, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस गांव में 20 बार आ लिया, 16 रिश्तेदारी है जी, गोड्डा निर्माण भी कौन आया, विकास कर दोगा जी। आपको क्या लगता है बीजेपी जी? बुआनी खेड़ा अनाज मंडी का रोड आगे में पड़ा है, पूछ लेते बीजेपी वाले से पूछ लेते हैं, बीजेपी वाले से पूछ लेते हैं। हाँ जी, देखो आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई काम नहीं किए। सरकार पूरी डिटेल हम चुनाव में सारी दे देंगे और पिछले का कंपैरिजन भी करवा देंगे कि कांग्रेस राज्य में कितना बजट लगा और भाजपा के राज्य में कितना लगा। एक जगह भी कच्ची सड़क नहीं बची। बिल्कुल विकास कार्य हुए हैं। आप ये देखिए बुआनी खेड़ा के अंदर 1000 करोड़ की लागत से तो 4 लाइन रोड बनने लग रहे हैं। 1000 करोड़ की लागत से 1000 करोड़ की लागत से आप कह रहे काम नहीं हुआ। 1000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लाइन का कागचा में होया से माल में सारे जिम्मे बैठे थे, ये सारे कांग्रेसियों छोड़ के सारे बार जिम्मे बैठे, सारे मेंबर सारे सिवर पर ठेके भी कौन लगी, उनको ठेके भी कौन लगी। देखिए तमाम जो लोग हैं, प्लीज बैठ, हम पूछ रहे हैं तमाम लोगों को, तमाम लोगों को हम इस चर्चा में शामिल करना चाहते हैं। देखिए एक मिनट, जो भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, आप लोग एक मिनट हम नहीं, एक मिनट बिंदास हरियाणा का जो टैगवर्ड है साची कहना सुखी रहना, लेकिन हम सब की बात सुनना चाहते हैं बाबूजी। अगर आपकी अकेले की दिखा दी तो सोचेंगे कि ये इसको मार दे के भेज रखा है, ये आप आराम से सारे बराबर की बात रखिए अंदर से। ये मैंने दिखा दिया 3 करोड़। कोई और नई बात बताइए, ये मैंने दिखा दिया, कोई और बात है? ऐसा है जी, हाँ कोई और जो बीजेपी सरकार में एक सेकंड अभी हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ने कहा तोसाम रोड के ऊपर खर्चा हुआ है 2 करोड़ 55 लाख रुपए जी। ये नगर पालिका की रिपोर्ट है जी, 2 करोड़ 55, 4 पेजों की लिस्ट है मेरे पास में जी। जो बोले ना विकास हुआ है, विकास के नाम पे लोगों उनको जनता को ठगने का काम किया, इतना पैसा बर्बाद किया है। जहाँ पैसा बर्बाद किया, पूछ लेते हैं बीजेपी के लोग भी हमारे साथ। सरकार में भी सीरी थे ना, हम तो यूँ पूछ रहे अभी तब कहाँ थे? 4.5 साल तक ये लोग सरकार में सीरी थे। अगर बांट लिया होगा तो ये बोल रहे हैं ना, पैसे आ रहे आपके पास, आ रहे वहीं आ रहे आपके पास पैसे। देखो मेरी बात सर, एक मिनट, आप तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, देखिए आप आराम से एक करके बोलते रहिए, अपनी बात रखते रहिए, सबको मौका मिलेगा जी। बाबूजी मैं ये कह रहा हूँ, ये पोल दिखाई दे रहा है आपको जी, ये 13 लाख का है, जो कि 13,000 में बढ़ के तैयार हुआ। 13 लाख का जो पोल लग रहा है, इसको झंडा देख लो कहाँ है कहाँ नहीं। और ये चेयरमैन साहब बैठे ना, वो ये 13 लाख का पोल, 13 लाख का तिरंगे का पोल, लेकिन 13 लाख के तिरंगे का पोल, लेकिन तिरंगा गायब है। विकास में कोई कमी नहीं है, विकास में कोई कमी नहीं है। विकास जो है, विकास जो है इस पार की 6 पेमेंट हो रही, 6 पेमेंट रातों रात 1.5 करोड़ रुपया की पेमेंट। पूछ लेते ये बात भी पूछ लेते। ये बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा होता तो शेल्लू कांड
क्यों किया, रामकिशन फौजी ने जहर क्यों पिया, पलादगढ़ कांड क्यों किया। ये इतना अच्छा होता तो ये जनता के बीच में रहता, भवानी खेड़ा ही कोठी बनाता, भवानी खेड़ा में रहता। आज ये भाग के तो सामने गए। जी बिल्कुल, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की जुबानी हम सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, अगर हम बात करें तमाम लोगों की, बाबू जी एक बार बैठ जाइए। बाबू जी, तमाम लोगों की जुबानी आपने सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, किस तरह का माहौल है? देखिए, माहौल जो दिखाई पड़ रहा है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है जी। और जहाँ तक बात कांग्रेस के उम्मीदवार की है, क्योंकि रामकिशन फौजी का यहाँ पे बेशक अच्छा जनाधार दिखाई पड़ रहा है, परंतु क्योंकि वो लगातार 2 बार हार चुकी है तो इसलिए पार्टी कहीं ना कहीं उम्मीदवार बदल भी सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बदलाव भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, जेजेपी की, आईएनएलडी की, कांग्रेस की, तो उसके बाद टिकट के दावेदारों में जो बीएसपी की तरफ से नाम है वो करसन जमालपुर पूर्व प्रत्याशी का है। वही आम आदमी पार्टी की तरफ से सविता बडेसरा का नाम है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम लोगों की, तमाम लोगों के द्वारा काम करवाए गए, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं करवाया, और वहीं बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ विकास करवाया है। जो भी लोग बिंदास हरियाणा के इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और साथ ही साथ आप लिखते रहें, बताते रहें कि आखिरकार इन तमाम नेताओं में कौन झूठा है, कौन सच्चा है, ताकि जनता जब तक नहीं बोलेगी, जनता जब तक अपनी बात नहीं रखेगी, तब तक झूठे नेता ऐसे ही जनता को ठगते रहेंगे। जी, ये चेयरमैन साहब बैठे पूर्व जी, इनसे ये पूछ लो, भवानी खेड़ा के विधायक क्या ना बोला, एमसी कितनी बार जो ना बिके, कितनी बार करे, इन चेयरमैन ने कितने में खरीदी जी। बाजी घूम फिर के बाद आपके तरफ आ जाती है। बताइए खुलकर, एक मिनट। पहली बार भवानी खेड़ा की जनता कैमरे पे आपको सुनना चाहती है, आखिरकार अंदर की बात बताइए, कितने करोड़ में हुआ, कितने करोड़ में समझौता हुआ? सर ईमानदारी से देखो, मैं किसी पार्षद पे कोई ब्लेम लगा सकता जी। मेरे पास वो तन मन धन के सहयोग करे जी, ठीक है जी, मतलब ईमानदार, कोई पैसा नहीं चला। क्या पैसा पूछा तो जी, एक बार आप सुनेंगे। अरे तमाम जो लोग पीपल का नीचे बैठा है, नेम धर्म तक मेमोरन पीछे लिए को लिए हम पूछ लेंगे, हम तमाम लोगों से पूछ लेंगे, लेकिन आप लोग एक जो पहला चेयरमैन था उस पे भी पैसे लिए थे रामकिशन, जो बिशंबर वाल्मीकि है उनके जीजाजी ने, और उसके बाद वाइस चेयरमैन बना, उस पे पैसे लिए बिशंबर वाल्मीकि के जीजाजी ने। फिर ये हमारे पड़ोस में बैठे हैं, इन पे पैसे लिए गए, सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, और पार्षदों को धक्के मार के बाहर निकाल गया है। चलो अंतिम सवाल ले लेते हैं, अब की बार किसका विधायक, किस पार्टी का विधायक जीत सकता है? ये जो मतलब कांग्रेस वाले कांग्रेस की बता रहे, बीजेपी वाले बीजेपी बता रहे हैं। हमारे भाई साहब ने बताया भी कांग्रेस ने जो है ये किया, वो किया। अब इनसे ये पूछ लो, जो हमारे यहाँ पे गरल कॉलेज बनाना, वो कितनी योजनाओं के बाद बना है? 3-4 योजना जो है ना, मान लो 3-4 बार जो है इसका उद्घाटन किया गया यहाँ उड्डा ग्राउंड में, और वो उद्घाटन करने के बाद भी तो सामने बनाया गया। और उसके बाद जो है ये बीजेपी वाले बता रहे हैं भाई पानी पुनी की सुविधा बता रहे हैं, सीवर लाइन की बता रहे हैं, वो सीवर लाइन की यहाँ पे पूरे शहर में सीवर लाइन की व्यवस्था देख लो। और फिर तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ अपने चुंगी के पास जो ना आसिर रोड पे एक फायर ब्रिगेड बना हुआ है जी, उद्घाटन से पहले ही जर्जर हो गया है, हम देख क्या है। हाँ जी, क्या लगता है कौन मजबूत रहेगा? मजबूत तो बीजेपी रहेगी। क्या लगता है कौन मजबूत? भाजपा जी। कुछ 2 मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम में सारे गांव खड़ा हैं और सारे हल्के के साथी खड़े हैं, बिना पर्ची और बिना खर्ची के इस शहर के तकरीबन 300 बच्चों को रोजगार दिया, हल्के के अंदर हजारों बच्चों को रोजगार दिया। यदि ये बात झूठ होते सारे साथी खड़े हैं जी। बिल्कुल, एक बार लोगों से जाना। हाँ भाई, ये सच्चाई है, बिना पर्ची बिना खर्ची। हाँ, यह नौकरियां दिया भाई, दिया रोजगार, युवा बच्चे दिया 100 की 100 ईमानदारी से बिना पर्ची बिना खर्ची, बिना पर्ची बिना खर्ची। एक मिनट, आप पीपल के नीचे, अभी आप चिल्ला के कह रहे हो कि पीपल के नीचे, आप भी पीपल के नीचे बैठे हैं, ईमानदारी से नौकरी दी है
आपने मैं कैसे बता दूं खरक गांव में मेरे मम्मी छोड़ियो ज्यादातर जो 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 15 16 लाख रुपये जा रहे हैं और क्या ईमानदारी से दिए लॉलीपॉप दिया और कुछ कोई सब लॉलीपॉप दे रही है जी। मेरिट के आधार पे नौकरी, मेरिट के आधार पे, मेरिट के आधार पे नौकरी, मेरिट के आधार पे कोई मतलब नहीं कोई। जी देखिए तमाम जो लोग हैं जी देखिए एक उम्मीदवार गलती से खुद टिकट के दावेदार बीच में आ गए हैं, लेकिन इनको एक बार भी हमने मौका नहीं दिया। चलो एक बार इनसी की जुबानी एक बार प्लीज बैठ जाइए आप सारे, ताकि हमारा कार्यक्रम चलता रहे, आप ऐसे ही अपनी बात रखते रहे। जी आराम से बैठ जाइए सर प्लीज। भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद, बिंदास हरियाणा का आप आए अजय भाई, बहुत अच्छा लगा। इस इलाके की कोई बात सुनने वाला नहीं है जी। एक मिनट सुन लो जी। की क्या है ना, बहुत सारा विकास करे है, विकास कड़े हुए हैं। 3000 करोड़ बताओ आए हैं जी। 3000 करोड़ में परसेंटेज कितनी ली? एक नंबर कमरे में रेस्ट हाउस में बिना परसेंटेज किसी को कोई गारंटी नहीं दी। लेकिन आपके विधायक तो भोले भाले हैं, मंत्री बनाए हैं सरकार ने, आपको तो खुश होना चाहिए। दिसंबर लेन में बोला कौन 10% बिना कितने 10 तक कौन करता बोला? आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट के दावेदार, इसीलिए उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं भी नौकरी लागी ना तोड़े भी 1 लाख से 3 लाख तक लिए हैं जी। कोई भी यार ये कह रहे हैं ना भाई ठीक है, काफी साथी लगे होंगे, बिना पीछे भी लगे होंगे, परंतु नागर साहब पकड़े गए और रिश्वत लेते नौकरी बेचते हुए, वो के रोड़ा था जी। सर आप कह रहे हो बोड़ा आदमी, एक सेकंड और ये बोड़ा नहीं, एक सेकंड बहुत चालाक आदमी और इतना बोड़ा में चाहिए नहीं तो हमारे जातों की लड़ाई लड़के एक जितने गामा में जोड़ है जी सब एक बार बोलूंगा जी। जितने गामा में जोड़ है 8 लाख लगाए हैं और 80 लाख का बजट बनाया है। ये देखिए तमाम जो टिकट के दावेदार हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार बुआनीखेड़ा विधानसभा चुनाव में बहुत रोचक मोड़ देखने को मिलेंगे। चलते चलते एक बार हम हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट की जुबानी, प्रदीप जी, तमाम तरह के बातें, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में ईमानदार है या विकास की गंगा बह रही है, विकास डूब गया? देखिए अजय जी, जहाँ तक काम की बात है, काम तो हर सरकार प्रयत्न करती है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का तड़का भी लगता है और हर व्यक्ति अपनी पार्टी की बड़ाई करता है। भारतीय जनता पार्टी तो खैर कुछ ज्यादा ही अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयत्न करती है, परंतु जिस तरीके से लोगों का एक दिखाई पड़ रहा है, जो लोगों का जो भावना दिखाई पड़ रही है, उससे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और सरकार बदलने के मूड में है। जी, सरकार बदलने के मूड में, हालांकि बदली जाएगी नहीं, बदलेंगे या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल लोगों को एक ही समस्या, एक ही डर सता रहा है कि अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट का दावेदार कौन होगा, क्योंकि पूरे हलके के लोग ये चाहते हैं कि पहले किसी इलाके को तवज्जो देगी, उसके बाद किसी इलाके को, लेकिन अब की बार बुआनीखेड़ा की शहरी जनता ये चाहती है कि शहर का कोई नुमाइंदा हो। हालांकि हल्के का कोई भी नुमाइंदा हो, इसमें कोई बात नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी जो मांग होती है, वो यही होती है कि विधायक कोई भी बने, जनता का नुमाइंदा कोई भी विधानसभा में जाए, लेकिन जनता की समस्याओं को समझते हुए उनका समाधान करे, ताकि विधानसभा क्षेत्र और ज्यादा तरक्की कर सके। तमाम जो परेशानियां विधानसभा क्षेत्र में है, वो परेशानियां सारी खत्म हो सके। आपको क्या लगता है, ये तमाम तरह की जो समस्याएं बताई गई, परेशानियां बताई गई, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे देखने को मिले, इन तमाम नेताओं में से, इन तमाम लोगों में से कौन सच्चा कौन झूठा है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और आपकी नजर में अब की बार बुआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कौन सबसे मजबूत टिकट का दावेदार होगा और कौन यहाँ से जीत कर विधानसभा में जाएगा, किसके सिर पर चौधर का ताज सजेगा, यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ और देंगे आपको उस विधानसभा क्षेत्र की तमाम जानकारी, वहां के राजनीतिक इतिहास के बारे में, और साथ ही साथ 2019 के, 2014 के, 2005 के और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं और उनका इस चुनाव के ऊपर क्या कुछ प्रभाव रहेगा। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाजत व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार।